Hello and welcome everyone. Welcome to this channel one more time. तो हम सी यू ई टी पी जी 2026 के प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे हैं फॉर द सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। तो हम अब देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं जे एस मिल। हम सबसे पहले वर्ल्ड पॉलिटिकल थॉट से स्टार्ट किया था, वर्ल्ड पॉलिटिकल थॉट, तो उसके आज हम जे एस मिल को ख़त्म करने वाले हैं। जेएस मिल करेंगे और इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन है जर्मी बेंथम का। जर्मी बेंथम हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं इनका एक कॉन्सेप्ट है ना, यूटिलिटेरियनिज्म, जब तक वो नहीं पढ़ेंगे तब तक मिल भी नहीं समझ आएंगे। मतलब मिल ने भी उसको रिवाइज किया था ना। तो स्टार्ट करने से पहले, जो मैं हर वीडियो में अपने करता हूँ, कुछ चीज़ें, यार कुछ चीज़ें मैं भूल जाता हूँ बताना। एक तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डालना भूल जाता हूँ, वो मैं डाल दूंगा। ये जितने भी मैंने लेक्चर्स पढ़ाए हैं, इनके सारे नोट्स आपको उस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे एकदम एचडी फॉर्मेट में। तो वहां से डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट आउट निकालिए, आराम से पढ़ के खत्म करिए। देखिए, पहली बात, अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो इसी चैनल पे सबसे पहला वीडियो जो पड़ा हुआ है, स्ट्रैटेजी वाला वीडियो, उसको जाके देखिए। वो सबसे बेहतर आपको समझाएगा कि आपको ये प्रिपरेशन करना कैसे है और कैसे इस चैनल से आपको फ़ायदा मिल सकता है। वो वीडियो बेस्ट मस्ट है, मस्ट वॉच। उसको आप जाके देखिए, आपको पता चलेगा कि कितना एनालिसिस से वो वीडियो बनाया गया था। दूसरा, मैं इसका फॉर्मेट क्या होता है, मैं अपने हैंड रिटन नोट्स लेके आता हूँ खुद बना के, जो कि कई सोर्सेस से मिला के बनाता हूँ। और इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ साथ साथ में। लेक्चर मतलब यहाँ पे कुछ नहीं लिखना होता, लिख के पहले से ही लाता हूँ। एक्सप्लेनेशन क्लास में होता है, आपको समझने में आसानी होगी। तीसरी बात, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि 90% क्वेश्चन अगर जो इस कंटेंट से नहीं आए तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, गारंटीड। जो मैं डब्ल्यू के लिए पढ़ा रहा हूँ, इससे अगर जो 90% क्वेश्चन, मैं 100% की गारंटी लेता हूँ, लेकिन 90% अगर जो नहीं आए तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा यूट्यूब पे, गारंटीड। इसी से ही आएंगे। क्योंकि बहुत रिसर्च करके बनाया गया है यार। और ये सीयूईटी का जो पेपर बनाते हैं एनटीए वाले, इनका हिस्ट्री रहा है, बार बार थीम रिपीट करते हैं, तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो कंटेंट पे भरोसा करिए। मैं ऐसे एस्थेटिक वाले वीडियोस और एडिट करने, यार उतना समय मेरे पास होता नहीं। मैं खुद भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ और बहुत सारे काम, मतलब बैकग्राउंड में बहुत सारे काम होते हैं, कंटेंट भी ढूंढना होता है। तो इसको एडिट करने में और बहुत ज़्यादा एस्थेटिक बनाने में ना तो कोई इंटरेस्ट है, ना ही मेरे पास समय है। तो जो बोलते हैं ना, लो क्वालिटी वीडियो हाई क्वालिटी कंटेंट, इसकी गारंटी दे रहा हूँ मैं। और एक चीज़ यार, कि अगर जो यहाँ पे देखो, मैं अपने कंटेंट की गारंटी ले रहा हूँ। मेरे एक्सप्लेनेशन या पढ़ाने के स्टाइल पे मत जाइएगा। मैं कोई प्रोफेशनल टीचर हूँ नहीं, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ खुद भी। बहुत सारी चीज़ें मुझे पढ़ाते टाइम पता चलती है कि यार ये ऐसे बताना चाहिए था, ये चीज़ वैसे बताना चाहिए था। तो मैं, बट इतना है कि कंटेंट पे कोई वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, कंटेंट बेस्ट है पढ़ाने का। मैं पढ़ाना पसंद है मुझे, लेकिन मैं पैदा ही टीचर हुआ था ये नहीं बोलूँगा। सीखूंगा आगे भी। एज ए स्टूडेंट, स्टूडेंट ही पढ़ रहा है, मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप भी स्टूडेंट हैं, टीचर कोई नहीं होता। तो बस शुरू करते हैं, इतना ही ज्ञान था। तो मैं एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से नहीं देता यार, मतलब जो लिखा होता है वो समझा लेता हूँ, लेकिन जो एक आधा टीचर होता है ना बहुत एक्सपीरियंस्ड, जो हर चीज़ को कहानी की तरह माला की तरह पिरो के प्रेजेंट करते हैं, तो मतलब बच्चे कनेक्ट होते हैं। उतना नहीं है मेरे। मैं खुद भी अपने वीडियोस देखता हूँ, तो मैं झूठ क्या ही बोलूँ। फालतू का पिच नहीं करूंगा, लेकिन कंटेंट के लिए जरूर पिच करूंगा, और उसके लिए गारंटी लेने के लिए भी तैयार हूँ। तो 2-3 मिनट का ज्ञान हो गया, शुरू करते हैं हमारे जॉन स्टुअर्ट मिल भाई साहब को। यार जॉन स्टुअर्ट मिल के कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं। पहला, कि एक इंग्लिश फिलोसोफर, देखो पूछ लेता है यार कंट्री का नाम फिलोसोफर के, कोई भरोसा नहीं। फिर क्लासिकल लिबरलिज्म, अब देखो कंफ्यूजन हो रहा होगा ना, क्लासिकल लिबरलिज्म क्या होता है ये समझाओ। तो जब पॉलिटिकल थियरी हम पढ़ेंगे, उसमें एक टॉपिक ही है लिबर्टी, जिसमें हम क्लासिकल लिबरलिज्म, पॉजिटिव लिबरलिज्म, फिर नियो लिबरलिज्म, लिबरलिज्म 3 पार्ट में बटा हुआ है, वो तीनों कवर करेंगे।
लेकिन अभी तक बस जान जाइए कि ये क्लासिकल लिबरलिज्म के वो थे। क्लासिकल मतलब समझ रहे हो, सबसे ट्रेडिशनल, सबसे ओल्डेस्ट। तो जब लिबर्टी इन्हीं लोग के टाइम पे लिबरलिज्म की शुरुआत हुई थी, वही फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद से, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो उस टाइम पे जो लिबरलिज्म था उसी को क्लासिकल बोला जाता है। उसी टाइम के हैं ये लोग, ठीक है। जेम्स मिल भी एक, क्यों लिख दिया सन ऑफ जेम्स मिल, क्योंकि इनके पिता भी एक थिंकर ही थे। तो ये भी पूछ सकता है ना कि फादर ऑफ जेएस मिल कौन थे? जेम्स मिल थे, ठीक है। एक हैरियट टेलर करके थिंकर थे, उनसे बहुत डीपली इन्फ्लुएंस थे। वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, बट लिख दिया मैंने। फिर ही इज अ थिंकर ऑफ, देखो अब ये क्यों लिख दिया, लिबर्टी, इंडिविजुअलिटी एंड डेमोक्रेसी, क्योंकि हम जो लेक्चर करने वाले हैं ना, ये इन्हीं तीन कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द घूमेगा। सारे इनके कॉन्सेप्ट्स इन्हीं तीन चीज़ों पे बेस्ड होंगे। मैं सारे लेक्चर्स में बोलता हूँ, फिर से रिपीट ये कर रहा हूँ कि इन थिंकर्स को कोई अलग एंटिटी बना के नहीं देखना है कि इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ना है। तुम इन थिंकर्स को एक इंसान समझो, मतलब इंसान ही है, बट एक जो जान पहचान का कोई होता है ना, वैसे समझो कि कोई बगल के ताऊ जी हैं। अब ताऊ जी के बारे में पढ़ रहे हो कि ताऊ जी गुस्से वाले थे, कि ताऊ जी बहुत दयालु थे, कि ताऊ जी बड़े कंपैशनेट थे। अब कोई जान जाए कि ताऊ जी बड़े एम्पैथेटिक और बहुत कंपैशनेट थे, तो अब तुमको पहले से पता होगा ना कि अगर जो भिखारी भीख मांगने आएगा तो कोई दे या ना दे, ताऊ जी जरूर जरूर देंगे। तो इसी को कॉमन सेंस बोलते हैं ना, कि तुम, इसको लोग बोलते हैं प्रिडिक्शन, बट प्रिडिक्शन नहीं होता, तुक्का नहीं होता ये कॉमन सेंस होता है, बिकॉज यू नो द नेचर ऑफ दैट योर ताऊजी। सेम चीज, मिल का नेचर पढ़ लो। मिल लिबरल था कि कट्टर था, समझ रहे हो, कंजर्वेटिव था कि ओपन माइंडेड था, महिलाओं के बारे में उसका सोच क्या था, ह्यूमन नेचर को कैसे देखता था, लिबर्टी को क्या बोल, इतना समझ लोगे, फिर पेपर में जो वो आएगा ना वैसे वाले क्वेश्चंस, जो मान लो तुमने नहीं पढ़े हैं, क्योंकि मिल ने बहुत सारा, बहुत ज्यादा लिखा है ना, तुम सब तो पढ़ नहीं पाओगे। लेकिन वही है, कॉमन सेंस से क्वेश्चंस हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे, मतलब इसके बाहर तो आने की कोई गुंजाइश है नहीं। इतना पढ़ लिया, मामला एकदम डन, डन डना डन। जर्मी बेंथम के स्टूडेंट थे, जर्मी बेंथम ही पढ़ेंगे हम इसके बाद। मिल के पहले हम बेंथम को खत्म करेंगे। बेंथम एक बहुत ही, मतलब बहुत ही नामी थिंकर हैं जर्मी बेंथम। इतनी किताबें इन्होंने लिखी है ना, बहुत सारी, और बहुत ऐसा, मतलब जो होता नहीं है, एक आधा स्टूडेंट 18-19 साल के, 20 साल के, ये बहुत बड़े बड़े थिंकर्स के सेमिनार्स और लेक्चर्स अटेंड करते थे, और वहीं पे डिबेट करके उन थिंकर्स के पसीने छुड़ा देते थे, बेंथम साहब हमारे, ठीक है। तो यूटिलिटेरियनिज्म पढ़ते हैं हम सबसे पहले। लेट्स स्टडी यूटिलिटेरियनिज्म। देखो, कॉन्सेप्ट यूटिलिटेरियनिज्म जर्मी बेंथम ने दिया था, ये समझ लो क्या होता है, उसके बाद ये लेक्चर का फ्लो बन जाएगा, मजा आएगा पढ़ने में। यूटिलिटेरियनिज्म मतलब होता है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। मतलब ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर का बस यही समझो कि ज्यादा से ज्यादा फायदा, फायदा मतलब समझ लो, फायदा, प्रॉफिट, या वट एवर द हैप्पीनेस, प्लेजर, क्वांटिटी ऑफ प्लेजर, कि कितना प्लेजर मिला, ज्यादा से ज्यादा प्लेजर ज्यादा से ज्यादा लोग तक, समझ रहे हो, मेजोरिटी लोग, मेजोरिटी लोग, और बहुत, मतलब मैक्सिमम हैप्पीनेस जितना मिल सकता है, उस पे जो फोकस होता है ना, कि मान लो कि मैं, तुम मेरे से पूछे कि तुम क्या हो, तुम बोला यूटिलिटेरियन हूं मैं। मेरा यूटिलिटेरियन कहने का मतलब यह है कि मैं मान लो कोई लॉ लेके आ रहा हूं, तो मैं चाहूंगा कि इस लॉ से, मतलब हर लॉ का यूज होता है और मिस यूज होता है, मैं चाहूंगा कि इस लॉ, कोई एब्सोल्यूट लॉ तो बना नहीं सकता। तो ये यूटिलिटेरियन लॉ मतलब क्या हुआ, कि मैक्सिमम जितना, मतलब होता है ना कि 100% नहीं हो सकता तो 99% तक ये यूज हो जाए, मिसयूज ना हो इसका, 1%, 2% जो भी है, बट मैक्सिमम जितना हो सकता है उतना हो जाए, और मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल के लिए। तो यही होता है यूटिलिटेरियन। जब भी कोई लॉ बनाया जाए तो हमेशा यही सोचना है कि सारे लॉ यूटिलिटेरियन ही होते हैं। और जर्मी बेंथम जो थे ना, इन्होंने, मतलब मोस्टली सारे काम लॉ के फील्ड में ही ज्यादा किए हैं। ये बहुत बहुत बढ़िया लेवल के एडवोकेट पता नहीं थे कि नहीं, मुझे आइडिया नहीं है कि ये लॉयर थे कि नहीं, बट इन्होंने लॉ पे बहुत काम किया, बहुत सारा। ये जो एक बहुत फेमस कोट नहीं है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, इन्हीं का कोटेशन है, बेंथम साहब का। तो याद रखना इनको, ठीक है। मोस्ट पॉपुलर थिंकर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म बोल सकते हैं, ठीक है।
ही बिलीव द ओनली राइट एक्शन वॉज दैट, देख रहे हो, ओनली राइट एक्शन वॉज दैट विच प्रोड्यूस द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। मतलब जो कोई भी एक्शन, अगर जो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस और ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, ज्यादा से ज्यादा लोग, अगर जो ये चीज दो चीज फुलफिल हो रहा है, कीवर्ड याद रखो, ठीक है, तो वो एक्शन राइट ही होगा। जैसे सोसाइटी चुनती है ना, ये काम बुरा, ये काम अच्छा, तो बेंथम ने सीधा सा एक सिंपल फॉर्मूला दे दिया कि भाई कुछ भी बना, कोई भी लॉ है, रूल है, कुछ भी है, वट एवर द एक्शन इज, अगर उस एक्शन से ज्यादा फायदा और ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो रहा है, तो दैट इज राइट, बात खत्म। ठीक है, समझ गया कितना, मतलब इसको बाद में लोग क्रिटिसाइज करते हैं ऑफ कोर्स, एंड हर थियरी को क्रिटिसाइज किया ही जाएगा और किया भी जाना चाहिए, बट तुम सोचो कि कितना बढ़िया इन्होंने बताया था। फिर देखो, ही एडवोकेटेड दैट नेचर हैज प्लेस्ड, एक चीज और बताना चाहता हूँ यार यूटिलिटेरियनिज्म पे। जैसे फेमिनिज्म मेरा एक बहुत फेवरेट टॉपिक है, काफी ज्यादा, मतलब मजा आता है पढ़ने में और बात करने में उस पे। तो अभी देखो बहुत सारे केसेस आप लोगों ने सुने होंगे ना रिसेंट में, 298 वाले, 498 शायद, हाँ 498 आईपीसी का, उसमें ये जो क्या कहते हैं, डिवोर्स और डाउरी, सॉरी डाउरी कह रहा हूँ, ये मेंटेनेंस एलिमनी वाले जो केसेस होते हैं ना, फर्जी केसेस, तो एब्सोल्युटली मतलब ये बात सच है कि ये जो एलिमनी और ये वाले जो केसेस हैं, और इसमें जो मर्दों के ऊपर वो बड़ा है अत्याचार, ये बढ़ रहा है। और अभी जितना ज़्यादा अवेयरनेस होगा लोगों को अपने क्या कहते हैं लीगल राइट्स के बारे में पता चलेगा महिलाओं को, ये चीज़ और बढ़ेगा। लेकिन हमें ना सिर्फ इस वजह से देखो उसमें कुछ सुधार कर सकते हैं। मैं भी 498 के एबॉलिशन के सपोर्ट में नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ उसमें सुधार होना चाहिए। बट जो लोग ये तर्क लेके आते हैं ना कि देखो इन मर्दों का नुकसान हो गया तो इसको एबॉलिश कर देते हैं, उससे क्या होगा। अब यहाँ पे ना यूटिलिटेरियन अप्रोच नहीं है तुम्हारा, यहाँ पे उस लॉ से एक मतलब बहुत वास्ट, बहुत मतलब समझ लो कि 100 लोग हैं, 100 में से 95 लोगों का फायदा हो रहा है, पांच मतलब 95 लोग उसका इस्तेमाल करके उनका फायदा हो रहा है और 5 लोग जो हैं इसका मिसयूज कर लिया। अब इन 5 के बेसिस पे तुमने अगर जो लॉ हटा दिया तो ठीक है, ये 5 लोग मिसयूज नहीं कर पाएंगे और किसी 5 के साथ गलत नहीं होगा, बट बाकी ये 95 के साथ सही नहीं हो पाएगा। आई होप अब यूटिलिटेरियनिज्म बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेम चीज होता है मैरिटल लॉ वाले केस में। तो सर्वे बताता है ऐसे कि शायद मतलब अराउंड 70 to 75 to 80% महिलाएं जो होती हैं वो कभी ना कभी किसी मतलब क्या कहते हैं सेक्सुअल जो वो होता है, मतलब घर में ये मैरिटल रेप वाली चीज या सेक्सुअल वायलेंस फेस करती हैं 80% महिलाएं। लेकिन अब हम क्यों नहीं लेके आते हैं, अब मतलब लोगों का तर्क क्या होता है मैरिटल रेप को रेप बोलने के उसमें, मतलब उसको रेप के अंडर क्रिमिनलाइज करने के पक्ष में जो तर्क आता है, मतलब उसके विरोध में जो तर्क आता है कि महिलाएं बहुत उसका गलत इस्तेमाल करेंगी, कैसे कोई प्रूव करेगा। तो ऑफ कोर्स इट इज ट्रू। और इस पे देखो मैं एक ही बात बोलता हूँ कि जब तक महिलाओं के साथ गलत हो रहा है तब तक तो आपको चिंता नहीं हो रही है ना कि उनके साथ गलत हो रहा है, लेकिन जस्ट उनके लिए अगर जो लॉ बना दिया जाए तो आपको इस बात की तुरंत चिंता हो रही है कि उस लॉ का मिसयूज हो रहा है। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट यहाँ पे ना आपके इंटेंशंस दिखाते हैं कि आपको लॉ जस्ट नहीं चाहिए, आपको लॉ एक तरफा चाहिए। जेस मिल ने तो बोला भी था कि मर्दों का इंटरेस्ट होता है महिलाओं को सब्जुगेट करने में। सोच लो, थिंक, मिल सही थे कि आप, ठीक है, ठीक है, हाँ पढ़ते हैं यार, ज्ञान बहुत हो गया। He believed that the only right action was that which produced, ठीक है, he advocated that nature has placed mankind under the governance of two sovereign master। इनका मानना था कि नेचर में दो ही सॉवरेन मास्टर मास्टर हैं। सॉवरेन मास्टर मतलब जो इंसानों को, मास्टर मतलब क्या होता है तुमको बताएगा कि ये करो या वो करो, तो दो चीजें पेन और प्लेजर। इनका कहने का मतलब था जिस काम में पेन हो रहा है वो गलत है, जिस काम में प्लेजर है वो मौज है, करते रहो। समझ गया। फिर द अचीवमेंट ऑफ प्लेजर एंड अवॉइडेंस, ठीक है, अचीवमेंट ऑफ प्लेजर एंड अवॉइडेंस ऑफ पेन आर नॉट ओनली द मोटिवेट आर नॉट ओनली द मोटिवेटिंग फोर्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। सॉरी सॉरी, कुछ तो गलती है। एक सेकेंड,
इस पे ध्यान देना। द अचीवमेंट ऑफ प्लेजर एंड अवॉइडेंस ऑफ पेन आर दी आर द मोटिवेटिंग फोर्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। समझ गए? ह्यूमन बिहेवियर का मोटिवेटिंग फोर्स क्या क्या है? अचीवमेंट ऑफ प्लेजर एंड अवॉइडेंस ऑफ पेन। ठीक है। पेन एंड प्लेजर सेट्स द वैल्यू इन लाइफ। समझ गए कि वैल्यूज क्या होंगे, सिद्धांत क्या होंगे, ये पेन और प्लेजर ही डिसाइड करेगा। समझ गए? ये सब बेंथम भाई साहब बोल रहे हैं, मिल के साथ कंफ्यूज मत करना। देखो, एक चीज और बेंथम ने क्या बोला था? ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। तो ही बिलीव्स इन द क्वांटिटेटिव डिफरेंस इन प्लेजर। मतलब इनका मानना था कि प्लेजर का बस क्वांटिटी होता है। क्वांटिटी मतलब ज्यादा प्लेजर या कम प्लेजर, क्वालिटी नहीं होता है। समझ रहे हो? क्वांटिटी मतलब क्या, कि इसमें बहुत ज्यादा मजा आया, इसमें कम मजा आया। वो काम पे डिपेंड नहीं करता है कि वो कौन सा क्वालिटी ऑफ वर्क था। जैसे इन्होंने बोला ना, पुष्पिन। पुष्पिन जानते हो, एक खेल होता था उस टाइम पे, वहां पे इंग्लैंड में, खिलौने से खेलना, बच्चे खेलते थे। पुष्पिन करके एक टॉय था, इज इक्वल टू पोएट्री। अब देखो यार, खिलौने से एक बच्चा खेल रहा है, उसको बहुत मजा आ रहा है, और कोई एक पोएट है जो पोएट्री लिख रहा है। तो इनके लिए, अगर जो खिलौने से खेलने में बच्चे को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, और पोएट्री, पोएट को पोएट्री लिखने में, तो ये दोनों बराबर है। इसमें क्वालिटी का कोई डिफरेंस नहीं, बस क्वांटिटी का डिफरेंस है ना, कि किसको ज्यादा मजा आ रहा है, किसको कम मजा आ रहा है। लेकिन हमारे मिल साहब यहीं पे पलट जाते हैं। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे। ये समझ में आ गया ना? क्वालिटेटिव डिफरेंस और क्वांटिटेटिव डिफरेंस, इस पे सवाल बनते हैं कि क्वालिटेटिव डिफरेंस की बात कौन करता था, और क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी मतलब, क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी, क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ वर्क पे डिपेंडेंट। और इन्होंने एक कोड ऑफ लॉ बना रखा था, यूटिलिटेरियन कोड ऑफ लॉ। उसको, अब ये कीवर्ड था इसलिए मैंने लिख दिया, पेनोमियन। क्या पता पूछ ले। ठीक है, ये वर्ड डाल दे। पूछते हैं भाई, रैंडम रैंडम सवाल भी आते हैं। मैंने वो रैंडमनेस भी कवर कर रखा है ठीक ठाक लेवल तक, तो यू शुडेंट बी वरी अबाउट। इसलिए मैंने 90% बोला। वैसे 100% ही आएंगे, चिंता मत करो। अब यहाँ से शुरू होते हैं हमारे मिल साहब। बेंथम खत्म। मैंने सोचा था पहले एक दिन बेंथम पढ़ा दूं फिर मिल, लेकिन नहीं, उतना बेंथम उतना जरूरी है नहीं, जितना पढ़ा उतना काफी है। ठीक है, यूटिलिटेरियनिज्म पे बेंथम साहब को थोड़ा पढ़ते हैं। सॉरी, मिल को। मिल ने बेंथम की यूटिलिटेरियनिज्म को गाली दिया है, क्रिटिसाइज किया है। ठीक है, ही आर्ग्यूज दैट, सबसे पहला डिफरेंस, देयर इज अ क्वालिटेटिव डिफरेंस इन हैप्पीनेस एंड प्लेजर। इनका मानना था कि जो काम होता है ना, उसमें एक क्वालिटेटिव डिफरेंस होता है कोई। समझ रहे हो? इन्होंने देखो, हाई क्वालिटी प्लेजर मतलब ही यूज टू प्रिफर, कि अगर जो तुम कुछ हाई क्वालिटी काम जैसे मान लो कि एक इंसान है, एग्जाम्पल लेते हैं, मैं हूं, मैं बैठ के मूवी देख रहा, कोई सा टुच्चा मूवी, टुच्चा एस्पस है कि कोई भी घटिया सा मूवी देख रहा, और कोई एक इंसान है, वो अपना ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहा। अब अब मुझे क्या कहते हैं, मान लो उस मूवी, कॉमेडी मूवी थी, कोई सी वल्गर कॉमेडी, मैं देख देख के हंसे जा रहा हूँ, मेरे को बहुत मजा आ रहा है, और वो इंसान है वहां पे खेल रहा है मैं क्रिकेट, और वो मैच क्रिकेट हार गया, या शायद उसको चोट लग गई, तो पेन हो रहा है, उतना ज्यादा प्लेजर नहीं मिल रहा है उसको। बट यहाँ पे क्वालिटी का डिफरेंस है, ऐसा मिल मान, मतलब मिल के हिसाब से क्वालिटी का ये हाई क्वालिटी प्लेजर, वहां पे ना जो उसको प्लेजर मिलेगा वो हाई क्वालिटी का होगा, क्वांटिटी का नहीं होगा कि बहुत ज्यादा मिल रहा है। विच माइट गिव लेस सेटिस्फैक्शन, कम सेटिस्फैक्शन होगा लेकिन क्वालिटी हाई होगी। सेम चीज इसमें, कि लो क्वालिटी प्लेजर लेकिन ज्यादा सेटिस्फैक्शन। तो मिल यहाँ पे उस क्रिकेट वाले बंदे को चुनेंगे, मैं मूवी देखना मेरे को नहीं, कि भाई ठीक है, तुम्हारा लो क्वालिटी का प्लेजर है, तुम भले सेटिस्फाई हो लो। समझ गए? फिर ही प्रिफर्स मोरल, इंटेलेक्चुअल एंड आर्टिस्टिक प्लेजर ओवर फिजिकल प्लेजर। समझ रहे हो कि शारीरिक जो प्लेजर मिल रहे हैं, उसके ऊपर ये मोरल, इंटेलेक्चुअल, आर्टिस्टिक प्लेजर, इन सबको देखते थे। समझ में आ गया होगा डिफरेंस? यूटिलिटेरियनिज्म समझ में आ गया? देखो क्या क्या समझा। यूटिलिटेरियन समझा, यूटिलिटेरियनिज्म, जर्मी बेंथम को समझा कि उनके क्या विचार थे, मिल के विचार उनसे अलग क्या थे वो समझ लिया, तीन चीज हो गया।
ठीक है, इसमें से एक सवाल बन सकता है। बस इतना ही था। अब देखो इसमें क्या बोला इन्होंने। इट इज बेटर टू बी अ ह्यूमन इट इज बेटर टू बी अ ह्यूमन बीइंग डिससेटिस्फाइड देन अ पिग सेटिस्फाइड। समझ रहे हो? हाई क्वालिटी प्लेजर, लो क्वालिटी प्लेजर, लेस सेटिस्फैक्शन, मोर सेटिस्फैक्शन, इन्होंने बता दिया। इट इज बेटर टू बी अ ह्यूमन बीइंग डिससेटिस्फाइड, कि तुम बीइंग ह्यूमन डिससेटिस्फाइड, मतलब ह्यूमन कौन होता है? जिसके पास थिंकिंग स्किल्स होते हैं, मतलब जो सोच सकता है। लेकिन पिग जो है वो सोच नहीं सकता, उनके पास कॉन्शियसनेस नहीं होता है, वो बस मतलब आत्मा की जो बात होती है ना, सिर्फ इंसानों में मानी जाती है, सोल। आई होप समझ में आ रहा होगा। फिर इन्होंने फिर मतलब उसी का है, थोड़ा सा एक्सटेंशन वर्जन है। बेटर टू बी सॉक्रेट्स डिससेटिस्फाइड देन अ फूल सेटिस्फाइड। समझ गया कहना क्या चाह रहे हैं? कि तुम सॉक्रेट्स रहो भले डिससेटिस्फाइड रहो, सोचो भले डिससेटिस्फाइड रहो, बेचैनी से डरना नहीं है, लेकिन वो वाला नहीं रहना है कि एकदम सोए बिस्तर पे पड़े हैं खुश हैं। ये वाला जीवन नहीं, मिल के हिसाब से, ठीक है। जाओ पसीना बहाओ, दर्द होगा, लेकिन उसका जो क्वालिटी ऑफ प्लेजर होगा वो अलग होगा। बिस्तर पे पड़े हो भले मजा आ रहा है कि सोए हैं आराम से 12 घंटे, वो क्वालिटी ऑफ प्लेजर नहीं है, भले सेटिस्फाइड हो लो। फूल नहीं बनना है, पिग नहीं बनना है, समझ गए? और जो ग्राउंड पे खेल रहा है वो सॉक्रेट्स है, बस। फिर इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लिबर्टी। ठीक है, लिबर्टी पे बात करते हैं। इनको बोला जाता था जेएस मिल को। ये नाम नहीं है, क्या कहते हैं कि किसने बोला था, बट ये चीज है कि इफ एनी वन इज लिबरल इट्स मिल। अगर जो इस दुनिया में कोई लिबरल है तो वो मिल है। क्योंकि ये, इनको माना जाता था कि लिबरलिज्म के वो हैं, मतलब लिबरलिज्म की पराकाष्ठा। पराकाष्ठा मतलब थ्रेशोल्ड, एपिटमी, सबसे ऊपर। ठीक है। तो मिल के लिए लिबर्टी क्या थी? मतलब लिबर्टी को उन्होंने तीन फेजेस में डिवाइड किया, तीन स्पीयर्स में। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्शन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। समझ गया? अब इसको तो क्या समझाऊं यार, पता ही होगा। फिर देखो इस पे एक इनका बहुत फेमस कोटेशन है। इस कोटेशन का मतलब यही था कि मान लो एक रूम है, सेमिनार हॉल है, या कोई सा भी रूम है, उसमें 1,000 लोग हैं, जिसमें से 999 लोग एक एक तरीके का सोचते हैं। मतलब मान लो उनका आंसर ये है, उसमें से कोई एक इंसान बैठा है जिसका आंसर बी है। तो इनका मानना है कि इफ ऑल मैनकाइंड माइनस वन वेयर ऑफ वन ओपिनियन, सारे लोग एक को छोड़ के अगर जो उनका सिर्फ एक एक ओपिनियन है, एंड ओनली वन पर्सन वेयर ऑफ द कॉन्ट्ररी ओपिनियन, और उसमें से एक इंसान जो है उसका अलग ओपिनियन है इन सबसे, मैन काइंड वुड बी नो मोर जस्टिफाइड इन साइलेंसिंग दैट वन पर्सन। तो इसका ये मतलब नहीं कि 999 जो है वो एक को चुप करा दें। समझ रहे हो किस लेवल का? मतलब ही वॉज अ एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच जो होता है ना, एब्सोल्यूटिस्ट बोलते हैं उसको। फ्रीडम ऑफ स्पीच को एकदम एब्सोल्यूट लेवल पे सपोर्ट करते थे कि इवन अ साइकोपैथ, नॉट अ साइकोपैथ, बट इवन अ फूल ऑल्सो हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच। नॉट फूल, मैंने जोड़ दिया फालतू का, सॉरी फॉर दैट। समझ में आ गया इस कोट का मतलब? ये कोट डायरेक्ट पूछ सकता है, मतलब इसमें से कुछ कुछ पार्ट उठा के ना पूछ सकता है। फिर यार लिबर्टी समझ गए। अब लिबर्टी देने के बाद इन्होंने एक जो होता है ना एक्सेप्शन, केमिस्ट्री अगर जो किसी ने पढ़ा, कि पूरा रूल हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर एक एक्सेप्शन दे देते हैं कि देखो तुमने जो पढ़ा रूल तो पढ़ लिया, लेकिन भाई एक थोड़ा सा ये है, पेज ढीला है। तो हार्म प्रिंसिपल करके इन्होंने एक दे दिया। इन्होंने अभी तक क्या ज्ञान दिया लिबर्टी का ना, पूरा की फुल ऑन लिबर्टी रहेगा, सब कुछ पूरा, जो मन आए वो बोलो, जो मन आए वो करो, फ्रीडम ऑफ एक्शन। लेकिन फिर द ओनली पर्पस फॉर विच पावर कैन बी राइटफुली एक्सरसाइज्ड ओवर एनी मेंबर ऑफ अ सिविलाइज्ड कम्युनिटी इज टू प्रिवेंट हार्म टू अदर्स। मतलब हार्म प्रिंसिपल इनका बहुत बेहतरीन प्रिंसिपल माना जाता है, मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बट मतलब किस कोई एब्सोल्यूट लिबर्टी, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन लेके आ गए। वो एक्सेप्शन यही था कि ह्यूमन एक्शन होता है एक सेल्फ रिगार्डिंग होता है ना, जो आप कर रहे हैं उससे इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से सिर्फ आप इफेक्ट हो रहे हैं। एक होता है अदर रिगार्डिंग। अदर रिगार्डिंग मतलब कि आप वो जो कृत्य कर रहे हैं उससे बहुत सारे लोगों को फर्क पड़ रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके एक्शन से। तो जिसमें किसी को फर्क नहीं पड़ रहा,
आई मीन जस्ट यू हैव चोजन कि तुमको सिगरेट मतलब क्या कहते हैं शराब पीना है, तो मिल उस पे कल कोई स्टेट आया और बोले कि नहीं नहीं आप शराब नहीं पी सकते क्योंकि आपकी जान को खतरा है, मिल बोलेंगे नहीं, स्टेट का मतलब स्टेट को ये राइट नहीं है, स्टेट ऐसा मतलब जो गवर्नमेंट है वो ये सब नहीं कर सकता, वो इंसान खुद इफेक्ट हो रहा है, उसको उसमें मजा आ रहा है उसको करने दो। मिल इस लेवल के मतलब एब्सोल्यूटिस्ट थे लिबर्टी के मामले में कि सबकी भाई पर्सनल लिबर्टी होती है और उनको वो करने की आज़ादी है, किसी को उसमें ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, ना तो कोई कानून या पनिशमेंट देने की ज़रूरत है। लेकिन अदर रिगार्डिंग, अब तुम पब्लिक प्लेस में सुट्टा पी रहे हो, मतलब मान लो कि अदर रिगार्डिंग क्या हुआ कि हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ना जो पर वहाँ पे ले आईसीयू आईसीयू के बाहर जला के सुट्टा पी रहे हो, तो वो कर तुम रहे हो, एक्शन खुद के साथ कर रहे हो, बट उसका बाकी लोगों पे भी असर है, यहाँ पे स्टेट एक्शन ले सकता है तुम्हारे ऊपर। समझे क्या लिखा है? इंडिविजुअल इज सॉवरेन, देखो ये वाला ना एक कोटेशन करके आ जाता है कि ओवर हिमसेल्फ एंड बॉडी एंड माइंड, ओवर हिमसेल्फ बॉडी एंड माइंड इंडिविजुअल इज सॉवरेन। तो ये वाला जहां भी देखना बॉडी माइंड सॉवरेन, बस एक ही चीज, ही मतलब उनका हार्म प्रिंसिपल, सेल्फ रिगार्डिंग, ठीक है, ये किसने दिया था? जेएस मिल ने। नो इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट। फिर अदर रिगार्डिंग क्या है? एक्शन हुज कॉन्सिक्वेंसेस अफेक्ट अदर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये हो गया, मतलब यहाँ पे स्टेट इंटरफेरेंस जो है अलाउड है। आई होप यू अंडरस्टैंड। कितना टाइम हो गया? 26 मिनट हो गए, 30 मिनट हो गए, थोड़ा सा बड़ा है ये, बट आई डोंट थिंक सो 1 घंटे से ज़्यादा लगेगा। प्लीज़ बी पेशेंट, आराम से सुन लो, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा यार, ठीक है। नाउ ड्यू टू दिस हार्म प्रिंसिपल, अब देखो इन्होंने हार्म प्रिंसिपल, पहले लिबर्टी के लिए इनकी तारीफ हुई ना, इफ देयर इज मतलब इफ एनीवन इज लिबरल इट्स मिल, फिर हार्म प्रिंसिपल दे दिया। अब हार्म प्रिंसिपल क्या है ना, जैसे क्रिटिसिज्म यार इसका ऐसे हो सकता है कि मान लो कल को तुमने किसी को क्रिटिसाइज कर दिया जो तुमको पता है कि गलत है, सरकार को, मान लो गवर्नमेंट के कोई ऑफिसर ऑफिसर हो, तुमको तुमने उसको क्रिटिसाइज कर दिया, गवर्नमेंट आके तुमको हार्म प्रिंसिपल के उस पे चार्जेस पे अरेस्ट कर ले कि ये तो ये दूसरे को इफेक्ट कर रहे थे इनडायरेक्टली, उसका कौन सा, समझ रहे हो, हार्म प्रिंसिपल का गलत इस्तेमाल हो सकता है, ऑफकोर्स हो सकता है और होगा ही। राइट टू स्पीच में जैसे मान लो कि तुमने सच बोल दिया कहीं पे, गवर्नमेंट ने बोला कि ये तो दंगा भड़का रहा है भाई, इसको अरेस्ट करो। जैसे मैं इसका परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ एक, मैं लेफ्ट का सपोर्टर नहीं हूँ, इवन मैं मतलब लेफ्टिस्ट नहीं हूँ मैं, पॉलिटिकल विंग में वैसे भी इंडिया में कोई ना लेफ्ट का है ना राइट का है, सब सबके हैं, सब अपॉर्चुनिस्ट हैं, अवसरवादी, मैं भी अवसरवादी ही हूँ, जिस टाइप का सही लगता है जिस टाइम वही सही है, पॉलिसी बेस्ड। अब देखो कन्हैया कुमार की जो स्पीच थी ना 2016 में, देखो यार उसके पहले क्या हुआ, अफजल वाला जो भी है, वो अगर जो वैसा बोला गया था, जो कि वीडियोज आए थे, तो उसमें तो होना चाहिए कार्रवाई, लेकिन जो आज़ादी वाला उनका गाना था जो उन्होंने गाया था, जो भी था वो स्लोगन कि मनुवाद से आज़ादी, अब उसको कैसे पोट्रे किया गया ना सर, मतलब लोगों के दिमाग में वैसा वाला रहता है ना कि आज़ादी किससे मांग रहे हैं, देश से आज़ादी मांग रहे हैं, भारत से आज़ादी मांग रहे हैं, समझ रहे हो। तो हार्म प्रिंसिपल का ऐसे गलत इस्तेमाल हो सकता है कि गवर्नमेंट इस बेसिस पे उनको जाके पकड़ ले कि ये देखो आज़ाद देश है फिर भी ये देश से आज़ादी मांग रहे हैं, समझ रहे हो। तो इस वजह से मतलब इनका जो लिबर्टी वाला है थोड़ा सा डगमगा गया है यहाँ पे कि भाई लिबर्टी दे के फिर छीन लिए। लेकिन अगर जो ना दें तो फिर तो वही जो आईसीयू के बाहर सुट्टा वाला ये लोग भी करने पहुंच जाएंगे, तो जरूरी है नहीं भी जरूरी है, पता नहीं क्या है, देख लो सब लोग, साइड चुन लो ना सीधा। मैं तो कहता हूँ कि किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचना ही क्यों है, कभी ये कभी वो। नाउ ड्यू टू दिस हार्म प्रिंसिपल, अर्नेस्ट बार्कर criticized him and called him prophet of empty liberty। देख रहे हो बेचारे, बारकर साहब थे हमारे, इन्होंने बेचारे मिल साहब को गाली दे दिया, बोल दिया ये प्रॉफिट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी है, एम्प्टी लिबर्टी के मसीहा बन रहे हैं, एंड स्कॉलर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअलिज्म, ठीक है। फिर इनका एक कॉन्सेप्ट आता है टायरनी ऑफ मेजोरिटी। टायरनी ऑफ मेजोरिटी का मतलब समझ गया ना कि मेजोरिटी मतलब मेजोरिटी, उसकी टायरनी, भाई पब्लिक ओपिनियन जो है जिसकी तरफ, उसकी सरकार,
उसकी सरकार मतलब उसकी चलेगी। अब इससे क्या होता है, माइनॉरिटीज को दबाया भी जा सकता है। फिर इट्स अ थ्रेट टू लिबर्टी, समझ गए? टायरनी ऑफ मेजोरिटी इज अ थ्रेट टू लिबर्टी, ऑफ कोर्स। वही बात है कि 100 में से 90 एक तरीके का सोच रहा है, 10 अलग तरीके का, तो ये 90 वाले इस 10 को दबा देंगे, है ना? बोलेंगे तुमको बोलने की आज़ादी नहीं है। तो लिबर्टी पे थ्रेट ही है ना, कि भाई तुम्हें क्या पता, हम 90 लोग बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। ही आर्ग्यूड दैट पब्लिक ओपिनियन इज मोर डेंजरस देन स्टेट। स्टेट जो एक्शन लेगा वो तो, जैसे इसका एग्जांपल सिंपल देख सकते हो, रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह वाले केस में, कि सीबीआई कोर्ट पुलिस तो बाद में सजा देगी, जन लोगों ने और मीडिया ने जो रिया चक्रवर्ती के साथ किया, शायद उससे मतलब उससे अच्छा ही जेल में होता, जितना बुरा उनके साथ बाहर में हुआ। तो ये जो पब्लिक ओपिनियन बन गया ना सबका, कि पूरा भारत मानने लगा एक तरफा कि हाँ इसी ने मारा है सुशांत को। तो पब्लिक ओपिनियन जो है ना, स्टेट से भी ज्यादा खतरनाक होता है। फिर ही आर्ग्यूड दैट इवन द फॉल्स ओपिनियन, देखो यार ये सारे एग्जांपल्स मैं इसलिए नहीं दे रहा कि मैं किसी पक्ष का, मैं एक सारे एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप लोगों को याद रहे, कॉन्सेप्ट समझ में आए। बाकी जो दे रहा हूँ मतलब जो बोला है उस पे मुझे कोई आपत्ति नहीं है ये एक्सेप्ट करने में कि हाँ मैं वैसा ही सोचता हूँ, डर थोड़ी है किसी का। फिर ही आर्ग्यूड दैट इवन द फॉल्स ओपिनियन हेल्प ट्रुथ ग्रो। इनका मानना है कि किसी का फॉल्स ओपिनियन भी हो सकता है, मतलब उसको लग रहा है उसका सही है, बट ठीक है वो मान लो विद टाइम प्रूव हो जाए कि गलत है, फिर भी उसके पास राइट है बोलने का। और वो जो फॉल्स ओपिनियन होगा ना, जैसे मान लो किसी ने ओपिनियन दिया फॉल्स, कुछ आइडिया दिया, ओपिनियन डोंट थिंक इट एज ऐसे रैंडम ओपिनियन जो बगल में ताऊ जी दे देते हैं कि तुम ये कर लो, आईआईटी कर लो, ये वाला ओपिनियन नहीं। किसी चीज पे किसी ने ओपिनियन दिया, तो वो जो फॉल्स ओपिनियन है ना, अगर जो उसको दबा दिया जाएगा, अरे तुम गलत बोल रहे हो, चुप रहो, क्लास में किसी ने डाउट, चुप रहो, फालतू का सवाल, ऐसे वाले कर दिए ना, सच चुप जाता है, वो चुप जाता है। जैसे मान लो किसी ने, वो जो इंसान डाउट पूछ रहा है ना, वही सेम डाउट बहुत सारे लोग को रहता है, 4-5 लोगों को। मान लो वो डाउट बहुत ही टुच्चा लेवल का है या फालतू का, उसको कुछ कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, या कुछ और कॉन्सेप्ट जोड़ के बैठा हो अपने दिमाग में, समझ रहे हो? उसने सवाल पूछा, वैसे वाले डाउट और 4-5 लोग को होते हैं। तो अगर जो उसको बोलने का अधिकार नहीं दिया जाएगा ना, कि देखो जब तक बढ़िया डाउट नहीं होगा तब तक तुम पूछ नहीं सकते, तो उसके साथ साथ वो 5-6 जो है उनको भी नहीं मतलब कोई एक पूछता है, बहुत सारे लोग का डाउट क्लियर हो जाता है। तो एक हिसाब से ट्रुथ जो है ज्यादा लोगों तक पहुंचा। तो सेम चीज ये कह रहे हैं कि जो फॉल्स ओपिनियन होते हैं ना, वो आते हैं समाज मतलब पब्लिक में, तो फिर पब्लिक उस पर डिबेट करती है ना कि यार ये गलत है। तो जब उस पर डिबेट करेंगे हम कि ये ऐसे नहीं वैसे होगा, तभी तो थोड़ा सा मतलब तब तो सच्चाई बाहर निकलेगी। सच बाहर आने के लिए गलत होना जरूरी है, समझ रहे हो? कि जब तक गलती नहीं होगा तब तक सच्चाई ला के क्या ही लाओगे। समझ गए? फॉल्स ओपिनियन हेल्प्स ट्रुथ ग्रो, सच्चाई ग्रो करती है इससे। देयरफॉर एवरीवन शुड हैव द लिबर्टी टू स्पीक, इसलिए सबको बोलने का अधिकार है। वन शुड बी ऑलवेज अलाउड टू स्पीक इवन अगेंस्ट द होल सोसाइटी। गॉट इट? अनपॉपुलर ओपिनियन मस्ट बी प्रोटेक्टेड, यही ऊपर वाले का वो है। ठीक है? अनपॉपुलर ओपिनियन मतलब जो पब्लिक ओपिनियन से अलग है, कि 100 लोग अलग सोच रहा है थोड़ा सा, तो उसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। फिर मिल ऑन इंडिविजुअलिटी, ठीक है? ये मानते हैं कि इंडिविजुअलिटी जो है, इंडिविजुअलिटी मतलब समझ रहे हो, अपना व्यक्तिगत पर्सनल चीज, पर्सनल फ्रीडम जो भी बोल लो, एसेंशियल फॉर प्रोग्रेस, क्रिएटिविटी एंड ट्रुथ। ठीक है? ही सपोर्ट्स एक्सपेरिमेंट इन लिविंग, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफस्टाइल। अब उसको क्या ही समझाऊं, समझ ही गए होंगे यार। एक्सपेरिमेंट इन लिविंग की जीना मतलब, जैसे सब बता दिया गया है कि बस ये क्लास पढ़ लो, फिर जॉब कर लो, शादी कर लो, बच्चे कर लो, फिर बच्चे को पढ़ाओ। तो जरूरी नहीं है ऐसा ही जीना, मैं ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मिल ने ऐसा नहीं कहा था। ठीक है? बट उन्होंने बोला था कि जीवन में थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट लाओ, कुछ तो अलग करो, हर कोई तो वही सेम कर रहा है। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल में डाइवर्सिटी लाओ अपने, ये फ्रीडम भी होना चाहिए सबके पास, ऐसा बोलते हैं। फिर इनका सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक आया, मिल एंड डेमोक्रेसी। मिल और डेमोक्रेसी
मिल को यार मतलब सब बोलते थे कि वाह क्या डेमोक्रेट है, मतलब इसमें भी गाली खाएंगे बाद में। जैसे वो लिबरल खाए थे ना कि ओनली लिबरल इज हमारे मिल भाई साहब, फिर एक ने बोल दिया प्रॉफिट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी। सेम चीज यहाँ पे भी इनके साथ होगा। डेमोक्रेसी पे ये जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है ना, रिप्रेजेंटेटिव मतलब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो भारत में है उसको बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानते हैं। रूसो और इनमें क्या अंतर है? रूसो ने बोला था डायरेक्ट डेमोक्रेसी, उसने रिप्रेजेंटेशन को एकदम सिरे से खारिज कर दिया था कि ये तो बकवास चीज है, रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। बट मिल बोलते हैं नहीं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी पता है ना भाई, यार तुम लोग पीजी के लिए पढ़ रहे हो, यूजी कर लिया है तो इतना तो पता ही होगा, मैं मान के चलता हूँ, लेकिन फिर भी रिप्रेजेंटेटिव मतलब कि तुम अपना एक प्रतिनिधि चुनते हो जो जाके वहां पे बैठ के पार्लियामेंट संसद में कानून बनाता है। फिर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज डायरेक्टेड बाय गाइडेड बाय इंडिविजुअल लिबर्टी। फिर देखो, इवन दो मिल मिल वॉज चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी येट ही वॉज रेफर्ड एज रिलक्टेंट डेमोक्रेट। ठीक है भाई, सीएल वेपर, जो सीएल वेपर थे, इन्होंने क्रिटिसाइज कर दिया कि ब्रो यू आर अ रिलक्टेंट डेमोक्रेट। ठीक है, बिकॉज अब यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है, मिल इज एफ्रेड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग डेमोक्रेसी इन दी कॉलोनीज। कॉलोनीज मतलब जो अंग्रेजों की गुलाम देश थे, जैसे भारत हो गया, जो भी है ना, हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे ना उस समय तक, तो ये वहां पे डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस करने के खिलाफ थे भाई साहब। ये बोलते थे कि नहीं, ये सब तो जाहिल लोग, अनएजुकेटेड एंड अनसिविलाइज्ड पीपल, दे डोंट डिजर्व डेमोक्रेसी। देखो, आई एग्री कि हम हमारे डेमोक्रेसी में बहुत कमियां हैं, एंड उसमें एक बड़ी कमी है बिकॉज वी आर अनएजुकेटेड। बट यार क्या ही बोलूं, ये जब अंग्रेज जो थे ना, ये वाइट जैसे ये मिल भाई साहब हमारे डेमोक्रेसी लिबर्टी बताते बताते व्हाइट्समैन बर्डन को जस्टिफाई कर दिया कि अंग्रेज भाई, हम अंग्रेज हैं, हमारा काम है लोगों को उद्धार करना, तो ये आए थे हमारा हमारा उद्धार करने, हमें लूटने थोड़ी आए थे, ये तो हमारा फायदा करने आए थे ना। तो मिल भाई के हिसाब से वही है, मतलब सही है वो चीज। देख लो कितने बड़े डेमोक्रेट हो हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे हमारी डेमोक्रेसी में बहुत कमियां हैं, एंड आई टोटली एग्री कि कमी है, सच में है। अब बिहार के इलेक्शन में देख ही लिया होगा कि कौन कौन लोग चुनाव हारे, कितने बेहतर लोग, और एक से एक लोग, एमएमएस लीक हो रहा है, अगले दिन चुनाव जीत जा रहे हैं। तो देखा ही होगा ये सब। तो ठीक है, डेमोक्रेसी में बहुत कमी है, बट अभी तो ये बोल रहे थे कि फॉल्स ओपिनियन होने से भी तुम्हारे पास राइट है। ठीक है, हमारा डेमोक्रेसी थोड़ा कमजोर ही होगा, लेकिन हमारे पास रहेगा डेमोक्रेसी। तो इसीलिए इनको रिलक्टेंट डेमोक्रेट कहा गया कि वो रूसो जैसे था नहीं, थियरी में पूरा एकदम मोरल मोरल, प्रैक्टिकल में निकल गया हवा, वैसे ये भी थे। देखो वैसे सारे इंसान होते हैं, बट इनके सोचने का थिंकर बोला जाता है ना, इनको एग्जीक्यूटर थोड़ी बोला जाता है कि इन्होंने ये इम्प्लीमेंट किया, इनको बोला जाता है इन्होंने सोचा, सोचा तो अच्छा ही। देखो, अकॉर्डिंग टू हिम, colonies people are not educated and civilized, and hence convert democracy into tyranny of majority, which is valid point. No, I am not against it कि नहीं ऐसा नहीं होगा, बट उनको डेमोक्रेसी नहीं मिलनी चाहिए, ये नहीं मानूंगा। मिलनी मिलनी चाहिए, और उस पर थोड़ा सा ना रिफॉर्म तो समय के साथ ही होगा। ही गेव कॉन्सेप्ट ऑफ बेनोवलेंट डेस्पोटिज्म। डेस्पोटिक मतलब क्या होता है? डेस्पोटिक रूलर मतलब एक हिसाब से समझ लो ना, डिक्टेटर टाइप। लेकिन बेनोवलेंट मतलब दयालु। इनका कहना था कि कोई दयालु डेस्पोटिक मतलब वो डिक्टेटर चाहिए कॉलोनीज के लिए। क्रूएल नहीं चाहिए, लेकिन चाहिए डिक्टेटर ही, ये डेमोक्रेसी नहीं चाहिए हमें। बार बेनोवलेंट डेस्पोटिज्म इज बेस्ट फॉर बारबेरियंस, हम बारबेरियन बोल रहे हैं। हम भारत वालों को, चाइना वालों को ये भाई साहब बारबेरियन बोल रहे हैं। यार ये अंग्रेजों का तो हमेशा से ये वाला दिक्कत था, पता नहीं क्या समझते थे साल, सॉरी। फिर डेमोक्रेसी विदाउट डेमोक्रेटिक कल्चर विल बी फॉल्स डेमोक्रेसी। टोटली एग्री। Democracy is not free gift to be distributed, but who the hell are you to distribute? But full respect to मिल भाई यार, गाली नहीं देना है। फिर
टू प्रोटेक्ट फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी। देखो ये डेमोक्रेसी को बचाने के लिए कुछ तीन चार चीजें इन्होंने दी थी, देख लो। एक तो वेटेज वोटिंग। वेटेज वोटिंग मतलब क्या था कि जो एजुकेटेड है और जिसके पास प्रॉपर्टी है, उसके पास उसका जो वोट का वैल्यू होगा ना। जैसे अभी हमारे भारत में क्या है कि मेरा वोट, मोदी जी का वोट, अंबानी जी का वोट, अडानी जी का वोट, और कोई और इंसान हो, सबका वोट का वैल्यू एक ही है ना। हम वोट डालेंगे, एक ही वोट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कोई एजुकेटेड हो और उसके पास प्रॉपर्टी हो, तो उसके वोट का वैल्यू ज्यादा होगा। मैं एक वोट डालूंगा तो उससे एक ही वोट पड़ेगा, उसने डाला तो उसका तीन वोट गिना गया। समझ रहे हो वैल्यू। फिर प्लूरल वोटिंग। प्लूरल, अभी ऊपर हमने वेटेज वोटिंग पढ़ा कि वोट का वैल्यू ही अलग अलग। यहाँ पे प्लूरल वोटिंग क्या है ना, मान लो कोई इंसान है, आप ही हैं, और आप दिल्ली में, यूपी के हैं निवासी, यूपी में भी आपके पास जमीनें हैं, अपना खेती वेती करते हैं, आप दिल्ली में भी रह रहे हैं, दिल्ली में भी आपके पास जमीन होगी, आपने खरीद लिया, तो आप दिल्ली में भी वोट डालिए, यूपी में भी वोट डालिए। समझ रहे हैं, इसको बोलते हैं प्लूरल वोटिंग। दो जगह वोट डालिए। भारत में तो चल भी रहा है। मतलब लीगल नहीं है ये, लेकिन इलेक्शन कमीशन हमारा कितना कितने मेहनत से काम करते हैं लोग, जानते हैं आप लोग। पता नहीं कितने लोग, तीन तीन जगह का उनका वोटर आईडी है, इलेक्शन कमीशन उस पर आज तक ध्यान ही नहीं गया उसका। फिर ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। जैसे इंडिया में क्या चलता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में क्या अंतर है कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में कि भाई चार लोगों ने इलेक्शन लड़ा, और जिसको मैक्सिमम वोट मिल गया, मान लो कि चार लोग हैं, एक को चार वोट मिले, एक को तीन मिला, एक को दो मिला, एक को एक मिला। 10 वोट थे, 10 में से एक को चार, एक को तीन, एक को दो, एक को एक। अब ये जीत गया। 10 में से चार लोगों ने ही चुना, 60% इसको नहीं, 60% लोगों ने इसको नहीं चुना, लेकिन ये फिर भी सरकार यही बनाएगा। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। बट जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है ना, इसमें चार वोट इनको मिला, तो इनको, मतलब होता है ना, इनके चार मेंबर सरकार में रहेंगे, इनके तीन, इनके दो, इनके एक, ऐसे वाला एग्जाम्पल दिया मैंने। फिर ओपन बैलेट की बात करते हैं। ओपन बैलेट सोचना, जैसे ये नहीं भी पढ़ा होता ना, तो भी करना, ये सब सोचो इतना। ओपन बैलेट की बात क्यों करेंगे, क्योंकि भाई इन्होंने क्या, कौन सी लिबर्टी दी थी, लिबर्टी ऑफ एक्शन। आपको जो एक्शन करना उसकी पूरी लिबर्टी होनी चाहिए, खुली छूट। तो फिर ओपन बैलेट, मतलब क्लोज्ड बैलेट क्यों चाहिए। अगर लिबर्टी है तो ओपन बैलेट ही होना चाहिए। समझ रहे हो ओपन बैलेट और लिबर्टी का जो वो है रिलेशनशिप, ये समझ रहे हो इन्होंने क्यों ओपन बैलेट कहा। क्योंकि इनका मानना है कि भाई जब एब्सोल्यूट लिबर्टी है सबके पास, तो उनका जो मन आए वो करे। तो फिर जब जो मन आए वो करे, अगर जस्टिफाइड है, तो इसको छिपा के करने की क्या जरूरत है। समझ रहे हो, जैसे इंडिया में क्लोज बैलेट है ना, कि भाई कोई देख ना ले, विवाद होगा। इनका कहना था कि विवाद की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास लिबर्टी है। समझ रहे हो। फिर राइट टू वोट फॉर वुमेन। देखो भाई, इनको फेमिनिस्ट भी, ही वॉज अ लिबरल फेमिनिस्ट, तो इन्होंने महिलाओं, फेमिनिज्म पे काफी बात करी है। तो सब्जेक्शन ऑफ वुमेन करके उनकी एक किताब थी, उसमें इन्होंने लिखा है इक्वल राइट, एजुकेशनल राइट एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। फिर ही आर्ग्यूज दैट वुमेन्स सबऑर्डिनेशन इज अनजस्ट। वुमेन्स सबऑर्डिनेशन इज बेस्ड ऑन कस्टम एंड नॉट रीजन। कि महिलाओं को जो सबऑर्डिनेट किया जाता है ना, दबाया जाता है, वो किसी कारणवश, मतलब उसके पीछे कोई कारण नहीं है। कारण इन द सेंस कि जिस बेसिस पे दबाया जाता है ना, कि देखो महिलाएं इमोशनल होती हैं, तो उनको जहाँ पे डिसीजन मेकिंग होता है ना, वहां पे वो उस पोस्ट पे नहीं डालना चाहिए। ये लॉजिकल नहीं है, इट वाज योर कस्टम। लोगों ने बोल बोल के ऐसा एनवायरनमेंट और ऐसा क्रिएट कर दिया है कि बचपन से ही जो कंडीशनिंग दे दी गई है, दैट कंडीशनिंग वाली चीज, कि महिलाएं इमोशनल हो जाती हैं, बट इट वजेंट कि दे आर नेचुरली इमोशनल। तो यही बोलते हैं कि उनका सबऑर्डिनेशन इज बेस्ड ऑन योर कस्टम्स, जो परंपरा बनाया है आपने, इट्स नॉट बेस्ड ऑन रीजन। ठीक है। कितना टाइम हुआ, 44 मिनट। थोड़ा सा इस बारे में, सब्जेक्शन ऑफ वुमेन पे बात करते हैं। इन्होंने यार कुछ एडवांटेजेस भी गिनाए थे, कि जैसे, अब नॉर्मल सुनिए, आप सब लोग फेमिनिज्म पढ़ा होगा। कुछ एडवांटेजेस की बात करते हैं, कि मान लो कि महिलाओं का इक्वल राइट हो जाए, महिला और पुरुष का सब कुछ।
कुछ चीजें एक्सेप्ट करनी चाहिए एज इट इज, कि नहीं है। जैसे मैं प्रॉपर, आप लोग को होता ना बहुत ज्यादा है, जाके डेटा एनसीआरबी का डेटा जाके देखो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। और सारे लोग बोलते हैं कि अब तो आजकल तो पुरुषों के भी साथ गलत हो रहा है। मैं कहाँ कह रहा हूँ नहीं हो रहा है, लेकिन मैक्सिमम नंबर देखना है ना। ये फेमिनिज्म का डिबेट मेन वर्सेस वीमेन नहीं है, इट इज मेन एंड वीमेन है, या विमेन एंड मेन है। एंड साथ साथ चलने वाली बात है ना। तुम्हें दिक्कत हो रहा है, मतलब साथ साथ चलने के लिए जो पीछे भाई, उसको आगे आना पड़ेगा ना, उसको लाना पड़ेगा। तो तुम अगर जो किसी को तुम्हारे साथ लाया जा रहा है, तो उसको अपने विरोध में क्यों देख रहे हो? उसका सीधा सही की कारण है कि तुम आगे रहना चाहते हो, तुम उनको पीछे रखना चाहते हो। तो अब तुमको वो डिस्क्रिमिनेशन लग रहा है। तो मैं बताता हूँ कि जो पेट्रियार्की है ना, पेट्रियार्की जिस दिन ढहेगी, इससे सबसे ज्यादा फायदा किसी का होने वाला है तो है मेन, पुरुषों का। अगर जो आप लोगों को पता हो सर, थोड़े से लिस्ट जाके मतलब वो चेक करो डेटा। सबसे ज्यादा जो क्रोनिक डिसीजेस और सबसे ज्यादा हार्ट अटैक्स किसको हो रहा है? पुरुषों को। मोस्टली मैरिड जो पुरुष है उनको। सबसे ज्यादा डिप्रेशन में कौन है? मैरिड पुरुष। सबसे ज्यादा सुसाइड्स कौन कर रहा है? ये मैरिड वाले पुरुष। जो भी है, मेंटल पीस मर चुका है। सबसे ज्यादा स्ट्रगल देखा जाए ना बाहरी दुनिया में पैसे कमाने के लिए, कौन कर रहा है? पुरुष। अब इसमें पता है क्या, आपने शुरुआत से ही पुरुष मतलब पिता, हस्बैंड, बेटा, तीनों आ गए। पिता के लेवल से देखो, उसने बेटी के लिए क्या क्या रखा है? दहेज रखा है। पढ़ाया नहीं। पढ़ाने में कौन पैसा खर्च करे? बेटे को पढ़ाते हैं। बेटी के लिए दहेज है। ठीक है, दहेज रखा है। और ये सब सारी फैमिलीज की बात कर रहा हूँ मैं, किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, अपनी भी इंक्लूड कर रहा हूँ। सबके यहाँ प्रॉपर लेवल की पेट्रियार्की है, इंक्लूडिंग माई फैमिली। तो बेटी के लिए क्या रखेंगे? दहेज है, तुम घर पे रहो, समझ रहे हो, सब कुछ। और मेरे ऊपर अब क्या हो गया? प्रेशर। मेरे को क्या बता दिया गया? पढ़ो, जॉब करो, तब तुम्हारी शादी होगी। कोई और पिता अपनी बेटी को तैयार कर रहा होगा शादी के लिए। कोई और माँ तैयार कर रही होगी, कोई तुम्हारा कोई होगा जो पढ़ रहा होगा, कभी जॉब ले लेगा, फिर उसके पास जाएंगे हम। तो सोच रहे हो कि ये जो मैरिज जैसा कॉन्सेप्ट है ना, इसको बहुत पवित्र और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। सच अ वल्गर प्रैक्टिस, सच अ वल्गर। कितनी वल्गैरिटी छिपी हुई है कि एक लोग शरीर ढूंढ रहे हैं, दूसरा पैसा। मतलब एक अपना सर्वाइवल चाहते हैं, दूसरा दूसरे को चाहिए कि वो बेड पे कितनी, समझ रहे हो, कितनी यूजफुल है। दो ही बेसिस है शादी का। तो अब इसमें क्या होता है कि तुम ला के एक घर में रख लिए महिला को, वो किसी काम की नहीं है, वो तुमको बस बेड पे वही खुश कर सकते। आई एम नॉट सेइंग, प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड एनीवन, किसी को मैं ऑफेंड करने के लिए नहीं बोल रहा मैं रियलिटी, समाज की रियलिटी बता रहा हूँ। और मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, देर आर, बहुत सारी महिलाएं निकल रही हैं बाहर, काम कर रही हैं, और इन सारी चीजों को, जो ये सब चीजें हैं ना कि नहीं तुम पति के पैसे पे, उस चीज को एकदम खुल के विरोध भी कर रहे हैं कि नहीं, मुझे किसी के उस पे नहीं जीना है जो भी। तो देर आर फीमेल्स, आई एम नॉट उनको नहीं कर रहा कि काट दे रहा कि वो सब नहीं है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या कर रहा हूँ, पिता अपने लेवल पे बेटी को तैयार कर रहे हैं दहेज वहेज के लिए, माता उसकी उसको तैयार कर रही है कि अच्छे से सीख लो सब, कैसे सहना है, टॉलरेंट कैसे बनना है, समझ रहे हो, डोमेस्टिक वायलेंस पे मुंह कैसे बंद रखना है, मैरिटल रेप पे तो तुम्हारा पति वो तो करेगा ही, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। फिर पति ले आया उनको एक ही चीज देख के कि हाउ यूजफुल यू आर इन द बेड, और मेरे को अप्रिशिएट करो, मैं बाहर से रो के आऊं तो कंधा दे दो, बस यही दो ही तीन चीजें, इमोशनल सपोर्ट, मोस्टली दैट सेक्सुअल फिजिकल सपोर्ट, दो तीन सपोर्ट है। अब क्या है कि तुम एक लेकर आए, कल को बच्चा पैदा होगा और तुम्हारे खर्चे बढ़ गए। अब तुमको कमाने जाना है, मतलब कमा रहे हो, हालत खराब है, कॉर्पोरेट 9 to 5 मेट्रो में धक्के खा रहे हो। अब धक्के खाओगे, पूरा एकदम परेशान हो, और उस महिला को तो तुम कमाने नहीं दोगे। मान लो कल को बोले कि यार मैं जाती हूँ ना कहीं बाहर, यहाँ पे तुम 50,000 कमा रहे हो, 30 मैं कमाऊंगी या 20 कमाऊंगी, जोड़ दोनों का जोड़ के 70 कमाएंगे, तो हमारे दो बच्चे हैं उनका हो जाएगा। नहीं, तुम बाहर नहीं निकलने दोगे। क्यों? डर है तुमको, इनसिक्योरिटी की। हाँ,
किसी के साथ चली जाएगी, ये वो। भाई जब ये डर वर आ जाए तो समझो वो चला गया है, तुम थे नहीं। समझे? इनसिक्योरिटीज के साथ नहीं चलती ये चीजें। ज्ञान ज्यादा हो गया शायद, ओवरफ्लो हो रहा है। ठीक है, अब बेटे के लेवल पे पेट्रियार्की देख लेते हैं। आई लव माई मॉम। वाई? बिकॉज शी कुक्स वेल। तुमने इसके पहले और किसी चीज पे ध्यान दिया कि मेरी माँ से पूछा कभी कि मम्मी आपको बचपन में, बचपन या जब भी कुछ करने का मन था क्या, आपको कुछ पढ़ने का मन था कोई सब्जेक्ट, तुमने कोशिश किया कि मम्मी लो ये लिटरेचर की किताब है ये पढ़ लो, मम्मी लो ये सीरियल हटाओ ये वाली मूवी देख लो ये बहुत अच्छी मूवी है। दुनिया में बहुत सारी बेहतर चीजें होती हैं। मैं हर चीज इसलिए नहीं कह रहा कि मम्मी लो पैसे कमाओ या जो भी, बट कभी इन सारी चीजों के लिए बोला कि मम्मी लो ये बेहतरीन लिटरेचर इसको पढ़ो। या मान लो बहुत सारी लोगों की माएँ ऐसी होंगी जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा होगा, क्या आपने कोशिश किया कि मैं इनको लिखना सिखा दूं, थोड़ा सा पढ़ना सिखा दूं, अब सिखा दूं? लेकिन नहीं। आई लव माई मॉम। वाई? बिकॉज वो मेरे लिए खाना बचा के रखती है, जब तक मैं नहीं खाता तब तक नहीं खाती। तुम अपनी माँ के एक्सप्लॉयटेशन में ना प्लेजर ढूंढ रहे हो। वो खुद को बर्बाद कर रही हैं या खुद को एक्सप्लॉइट कर रही हैं, और तुमको उसमें प्लेजर मिल रहा है बिकॉज यू थिंक शी लव्स मी। ऑफ कोर्स शी लव्स यू। तुम भी देख लो थोड़ा। ठीक है, ज्ञान नहीं देना है। मैं यार सोच के आता हूँ कि 55 मिनट से 1 घंटा पढ़ाऊंगा तो ज्यादा जल्दी हो जाने पे थोड़ा सा ज्ञानवान दे देता हूँ, फालतू का। ठीक है, इनके प्रोमिनेंट वर्क्स जिनका भी, मैं भी जेएस मिल ही हूँ, मतलब जेएस मिल लिबर्टी जो है ना फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, जिनको भी कोई भी आपत्ति है नीचे लिखें आप कमेंट्स में कि नहीं नहीं मैं नहीं मानता ये वो। फिर वहां पे छोड़ो, वहां पे लिखूंगा मैं। इनके देखो कुछ कुछ किताबें थी, एक सिस्टम ऑफ लॉजिक, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, जिन पे स्टार बने हैं इंपॉर्टेंट वाले हैं। इनको मैं क्या समझाऊं। ऑन लिबर्टी पे इन्होंने एक किताब लिखा था, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट पे, यूटिलिटेरियनिज्म पे, सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, ये किताब है। और क्रोनोलॉजी में लिखी हुई है, ईयर याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद कर लेना पहले कौन सा लिखा गया फिर कौन सा फिर कौन सा। आई होप यू अंडरस्टैंड। कुछ वन लाइनर्स हैं, क्लासिकल लिबरल थे, फेमिनिस्ट थे, समझ में आ ही गया होगा। ही वॉज अ प्रोमिनेंट ऑफ बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। देखो नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी मतलब समझ लो। नेगेटिव लिबर्टी होता है ना वेयर लॉ इज साइलेंट। अब लॉ इज साइलेंट मतलब क्या होता है कि तुम सिगरेट पी सकते हो कि नहीं, इस पे कोई लॉ नहीं है, समझ रहे हो? तो जब लॉ बना ही नहीं है तो मतलब तुम्हारे पास पूरी छूट है, पूरी आजादी है कि भाई, जैसे किसी ने बोल दिया कि यू कांट सिगरेट नहीं पी सकते, तुम बोलोगे क्यों, कहाँ लिखा है? गॉट इट? तो जिस चीज पे कुछ नहीं लिखा है एंड यू हैव आजादी टू डू डू इट, क्योंकि उसको रोकने के लिए कोई कानून नहीं बना है, तो दैट इज नेगेटिव लिबर्टी, है ना? एंड पॉजिटिव लिबर्टी क्या होता है कि कोई कानून बना के तुमको जैसे मान लो कल को कानून बन गया कि हर कोई एक एक सिगरेट पिएगा दिन में, तो दैट इज पॉजिटिव लिबर्टी। पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे मत समझना कि कुछ नेगेटिव काम है कुछ पॉजिटिव काम है। ये तो घटिया सा एग्जांपल दे दिया मैंने कि हर कोई एक एक सिगरेट पिएगा। बट कोई कानून बना दिया गया ना कल को किसी फ्रीडम को एक्सटेंड करने के लिए कि आप सब लोग, अब जैसे मान लो कि, है ना, कि अब सबके पास ये चॉइस है कि एक कानून बना दिया गया कि सबके पास चॉइस है, वो अपने मन का भाषा बोलेंगे, लिख दिया गया ऐसा। तो ये पॉजिटिव लिबर्टी हुआ। तो नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी में, अब ये जो नेगेटिव लिबर्टी था कुछ भी करने की आज़ादी, समझ रहे हो, बिना कुछ कहीं। लेकिन ये पॉजिटिव लिबर्टी, इनको क्यों दोनों का प्रोपोनेंट कहा जाता है? मेनली ये नेगेटिव लिबर्टी के ही थे। पॉजिटिव लिबर्टी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने वही बीच में हार्म प्रिंसिपल जो दे दिया था कि भाई अगर जो दूसरे के लिए मतलब दूसरे के फ्रीडम में घुसोगे तो सरकार तुम्हारे ऊपर कार्रवाई कर सकती है। तो वो पॉजिटिव लिबर्टी में आ गया, समझ गया, सरकार कार्रवाई करेगी। फिर ही वॉज डेमोक्रेटिक बट एलिटिस्ट इन पार्टिसिपेशन। बस इतना ही है। हो गया खत्म, 54-55 मिनट। हमारे मिल भाई साहब हो गया खत्म। बाकी यार इतना ही है, मस्त अपना पढ़ लो जाके। खत्म हुआ मेरा काम, मैं चला सोने। मैं पता है क्या करता हूँ, वीडियो बना के नो एडिटिंग जीरो कहीं पे, तुम टाइम, ये जो यहाँ पे टाइम चलता रहता है ना, इस टाइम को देखना, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, ना तो कहीं ब्रेक, ना तो कुछ
काट पीट के कुछ कुछ नहीं जोड़ना होता, सीधा यहाँ से जैसे भी ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद करूंगा, उसमें शेयर का ऑप्शन आता, फटाक से अपलोड, तुरंत टैब से अपलोड करता हूँ। ये फोन रखा है, फोन से वो डिस्क्रिप्शन जो भी है थंबनेल वंबनेल डाल के सो जाता हूँ। तो जो भी टाइम लगता है कंटेंट बनाने में ही लगता है, रिकॉर्ड रिकॉर्ड करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। आप लोग को दिख भी रहा होगा, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करता हूँ रिकॉर्ड करने में। मैं कर सकता हूँ ना, एडिट करूँ, ये करूँ, ऐड करूँ ढेर सारे पिक्चर्स, बट उस किसी काम के नहीं होंगे। बच्चे थोड़ी हैं यार आप एल की में कि एप्पल बना के लाऊं तब एंगेजिंग हुआ, पढ़ो चुपचाप। चलो फिर, राम राम, शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज, शुभ रात्रि। नहीं यार, गुड मॉर्निंग हो गया, 3 बजे तो बहुत सारे लोग उठ के पढ़ने लग गए होंगे।